हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप अपनी असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वो भी 31 दिसंबर के बाद, और आप अपनी बिजनेस रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उसे आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। और स्टेप बाय स्टेप शुरू से एंड तक मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप इसकी फाइलिंग खुद कैसे कर सकते हैं। ITFO फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चले आना है ई फाइलिंग पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in। और यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले जाना है डाउनलोड सेक्शन के अंदर। अब ये डाउनलोड सेक्शन में आकर के आपको यहाँ पे जिस किसी भी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का आपको रिटर्न फाइल करनी है, उस पर्टिकुलर ईयर का आप यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? बेसिकली आपकी जो अभी रिटर्न जो भी फाइल होने वाली है, चाहे वो असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न हो, या फिर 21-22 की, या फिर असेसमेंट ईयर 20-21 की, वो सारी रिटर्न आपकी ITR यू के थ्रू फाइल होंगी। नॉर्मल ITR के थ्रू फाइलिंग नहीं होगी, बिकॉज उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर ही थी। तो अभी आप जितनी भी फाइलिंग करेंगे, इवन फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, वो सारी फाइलिंग ITR यू में होगी। अब ITR यू की जो फाइलिंग होती है, वो आप डायरेक्टली पोर्टल पे आकर के नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इसे ऑफलाइन प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे यूटिलिटीज प्रोवाइड की गई होती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का आप यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। आप ITR यू लास्ट 2 ईयर्स तक के लिए फाइल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप करंट ईयर के लिए भी ITR यू में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी कि आप असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 21-22 और 20-21, इन 3 सालों के लिए आप ITR यू के थ्रू फाइलिंग कर सकते हैं। इसलिए आपकी जिस किसी भी साल का आपको रिटर्न करना हो, उस ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसकी यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। अब हमें यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, यानी कि करंट असेसमेंट ईयर के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यूटिलिटी के लिए आपको दो तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक तो है कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी, जिसमें आपको कंबाइंड यूटिलिटी मिलती है, और इसको आपको डाउनलोड नहीं करना है, बिकॉज ये एक लेटेस्ट वाली यूटिलिटी होती है, जिसमें अभी तक ITR यू का ऑप्शन इंटीग्रेट नहीं किया गया है। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको फॉर्म के अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे आपको जो भी फॉर्म फाइल करना होगा, उस पर्टिकुलर ITR फॉर्म को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड आपको मिल जाएगी। अब ये जो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी होगी, इसमें आपका ITR यू का ऑप्शन ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो आप इस वाली एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे। सिमिलरली अगर आपको लास्ट ईयर्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चेंज करके उस पर्टिकुलर फॉर्म का आप एक्सेल वाली यूटिलिटी ही डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है। अब इसको हम करने वाले हैं अनजिप। और अनजिप करने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो एक्सेल फाइल्स होती हैं, वो मैक्रो इनेबल्ड होती हैं, जिसको कई बार आपका सिस्टम का जो फायरवॉल होता है, उसको ब्लॉक कर देता है और फाइल ओपन नहीं होने देता है। इसलिए जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सबसे पहले आपको इस एक्सेल यूटिलिटी पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन के अंदर जाना है, प्रॉपर्टीज में जाएंगी, और यहाँ पे आपको अनब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा। इस पे आपको करना है क्लिक, और इसको कर देंगे आप ओके। अब इसके बाद आप इस फाइल को आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे ही आप फाइल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि ये यूटिलिटी जो है वो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए है, और ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको करना है ओके। और जैसे ही आप ओके करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो इसमें जेसन फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। एक तो होता है इंपोर्ट प्रीफिल, यानी कि जो आप पोर्टल से आप डाउनलोड करके आपने रखा होगा, उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है इस यूटिलिटी के अंदर। और दूसरा होता है कि इंपोर्ट जेसन फाइल। इसका बेसिकली तब यूज होता है जब आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर रहे होते हैं। तो रिवाइज के केस में क्या होता है कि यानी कि आपने पहले से कोई एक रिटर्न डाल रखी होती है, तो उस फाइल्ड वाली रिटर्न का जो जेसन आप पोर्टल से डाउनलोड करके उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं की हुई है, तो आपको हमेशा फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है, इंपोर्ट प्रीफिल का। और इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपसे ये फाइल सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। अब इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ। जेएसएल फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको वापस से चले आना है ई फाइलिंग पोर्टल पे, और यहाँ पे आकर के आपको सबसे पहले करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको ई फाइल ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा इनकम टैक्स रिटर्न, और इसमें आपको सबसे बॉटम में मिलेगा डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा। अब इसमें आप जाएंगे, और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर आपको चूज करना होगा कि कौन से असेसमेंट ईयर का आपको प्रीफिल डेटा चाहिए। हमारी रिटर्न फाइल हो रही है फॉर करंट असेसमेंट ईयर, इसलिए हम असेसमेंट ईयर 22-23 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक जेसन फाइल डाउनलोड हो गई है।
अब इसी वाली जेसन फाइल को हमारे को इंपोर्ट करना है हमारी एक्सेल यूटिलिटी में। तो वापस से एक्सेल यूटिलिटी पे आएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसका पाथ जो है डाउनलोड सेक्शन में आपको हमने डाउनलोड कर रखा है जेसन फाइल, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और अब ये आप देख सकते हैं कि सारा डेटा यहाँ पे ये प्रीफिल होना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही ये डेटा प्रीफिल हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो चुका है, ये जेसन फाइल अभी इंपोर्ट हो चुकी है, हमारा जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ यहाँ पे प्रीफिल होके आ चुका है। तो अब यहाँ पे आप फाइलिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे, अगर इसमें आपको कुछ चेंज करना होगा तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है फाइल्ड अंडर सेक्शन, यानी कि आप किस सेक्शन में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा 1398A, यानी कि अपडेटेड रिटर्न। तो इस पे आप करेंगे क्लिक और एक इंटरेस्टिंग बात ये देखेंगे आप, जैसे ही आपने यहाँ पे 1398A पे क्लिक करा, यहाँ नीचे आपको दो एडिशनल शीट्स यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। अब ये दो शीट्स में से पहली शीट होती है पार्ट ए जनरल 1398A। अब ये होता है आपका ITR-U का पार्ट, जिसमें बेसिकली आपको बताना होता है कि आप ITR-U फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आप ITR-U क्यों फाइल करना चाहते हैं, उसका रीज़न क्या है, ये सारी बातें आपको पार्ट ए जनरल टैब में बताई जाती हैं। और सिमिलरली एक दूसरा पार्ट इनेबल होता है पार्ट बी ATI, ये भी ITR-U का ही पार्ट होता है। इसमें बेसिकली आपको ये बताना होता है कि आपके अगर अपडेटेड रिटर्न में जो भी आपने एडिशनल इनकम दिखाई है उसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ देनी होती है और फाइनल आपका जो चालान पेमेंट वगैरह होता है वो भी यहीं पे देना होता है। तो ये हो चुका है आपका पूरा फॉर्म ओपन। अब आप देखेंगे कि ऊपर हमने जनरल इन्फॉर्मेशन इंपोर्ट कर ली है, उसके बाद हमने यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन 1398A सेलेक्ट कर लिया है, जिसके बाद यहाँ पे हमारे 1398A ITR-U वाला फॉर्म भी इनेबल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन ये पूछा जाता है कि अगर आपकी रिटर्न रिवाइज्ड आप फाइल कर रहे हैं, यानी कि पहले आप रिटर्न एक फाइल कर चुके हैं, तो उसका डिटेल वगैरह आपको देना होता है यहाँ पे रिसीट नंबर यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये मैसेज मेरे पास आया है कि क्या हम अपनी रिटर्न अगर पहले हमने फाइल कर रखा है तो उसको हम ITR-U के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस, आप बिल्कुल अपना रिटर्न जो है, जो आप पहले फाइल कर चुके हैं उसकी रिटर्न को आप अपडेट कर सकते हैं थ्रू ITR-U, लेकिन इसको यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई होती हैं। बेसिकली आप ITR-U के थ्रू अगर कोई रिटर्न रिवाइज करते हैं तो उसमें आप कभी भी आपका वो जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो आपका ओरिजिनल रिटर्न में था उससे आप हायर साइड पे ही जा करके आप रिटर्न फाइल करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी ओरिजिनल जो आपने रिटर्न पहली वाली फाइल की थी उसमें आपका 10,000 रुपए का टैक्स लायबिलिटी था, तो आपका ITR-U में ऐसा नहीं हो सकता कि आप 9,000 रुपए का टैक्स लायबिलिटी वाली रिटर्न बना के आप सबमिट करें। हमेशा आपका टैक्स लायबिलिटी जो होगा वो 10,000 रुपए से ऊपर साइड में ही होना चाहिए और इस कंडीशन को मैच करते हुए आप अपना ITR-U के थ्रू रिटर्न रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे केस में हम यहाँ पे पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए इन कॉलम्स को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम इन द लास्ट ईयर, असेसमेंट ईयर 21-22 में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको नो करेंगे। और इसके बाद इसके ठीक नीचे वाले ऑप्शन में पूछा जाता है ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, यानी कि आप करंट असेसमेंट ईयर में क्या न्यू रिजीम ऑप्ट करने वाले हैं। तो इसका आंसर अभी हमेशा नो ही रहेगा, बिकॉज न्यू रिजीम के लिए आपको रिटर्न ड्यू डेट के पहले देनी होती है। तो यहाँ पे भी नॉट ऑप्टिंग ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने नॉट ऑप्टिंग सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपका सारा ये नीचे वाला ऑप्शन डिसेबल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो इसका आंसर भी नो रहेगा। अब यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम का। अब ये जो ऑप्शन है ग्रॉस टोटल इनकम का, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको दे दूं, इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब यहाँ पे आप सीधे वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते। बेसिकली इसकी वैल्यू जो होती है शेड्यूल बीपी में, जब आप यहाँ पे नीचे डिटेल्स भर देंगे, ये है शेड्यूल बीपी, जैसे ही आप इसमें डिटेल वगैरह अपनी पूरी फिल कर लेंगे ऑटोमेटिकली ये चीज़ यहाँ पे फेच हो जाएगी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है सैलरी का। अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम वगैरह होती है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल आता है और लास्ट में होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
इन 4 टाइप की इनकम को आपको यहाँ पे दिखाना होता है। तो हमारी जो ये रिटर्न है, वो बेसिकली एक बिज़नेस रिटर्न है और जो एसएससी की इनकम है, वो डायरेक्टली इनके बिज़नेस से ही आ रही है, जिसकी डिटेल हम अभी शेड्यूल बीपी में भरने वाले हैं। और बिज़नेस के अलावा इनका और कोई भी इनकम नहीं है, ना ही इनकी ग्रॉस सैलरी है, ना ही इनका कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम और ना ही कोई अदर सोर्सेज़ का इनकम है। तो यहाँ पे सिर्फ़ हमारी शेड्यूल बीपी की इनकम होगी, जिसको हम अभी यहाँ पे डिटेल उसकी भरने वाले हैं। इसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पार्ट सी में आपसे पूछा जाता है डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस बेसिकली आपका ऐसे एटीसी, डी अलग-अलग जो वैरायटी ऑफ सेक्शंस होते हैं जिसमें आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं। अगर आपका कुछ भी डिडक्शंस वगैरह है तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे फिट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा बिज़नेस के अलावा और कोई भी टाइप का इनकम नहीं है, इसलिए इस पेज पे अभी के लिए हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है और हम जाएँगे अब नेक्स्ट टैब जो कि है पार्ट ए जनरल। अब ये जो होता है, पार्ट ए जनरल फॉर्म जो होता है, ये आपका आईटीआर यू का पार्ट होता है। इसमें बेसिकली आपको बताना होता है, आपकी एलिजिबिलिटी फॉर फाइलिंग आईटीआर यू। यानी कि आप आईटीआर यू फाइलिंग करने के एलिजिबल हैं या नहीं, उसका रीज़न क्या है आपका आईटीआर यू फाइल करने का और आप आईटीआर यू में आपकी कितनी पेनल्टी वगैरह लगेगी, ये सब इसी पेज पे जो इन्फॉर्मेशन आप फीड करेंगे, उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जाता है, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, यानी कि आपका जो ये करंट असेसमेंट ईयर 22-23 उसकी रिटर्न आपने पहले फाइल की हुई है या नहीं। यानी कि अगर आपकी रिटर्न पहले भी फाइल हो रखी होती है, तो जैसे ही आप इसको येस पे सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पुरानी वाली रिटर्न की डिटेल्स भी माँगी जाती हैं और उसकी डिटेल्स डाल करके आप अपनी पुरानी रिटर्न को आईटीआर यू के ज़रिए अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में हम इस रिटर्न को फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको हम नो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको नो करेंगे, यहाँ पे आपका जो आईटीआर टाइप, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें डिसेबल हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग इन अपडेटेड रिटर्न? तो इसमें जो कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 139 ए में, उसके बेसिस पे क्या आप रिटर्न फाइल करने के एलिजिबल हैं? तो इसका आंसर होगा येस। और इसके बाद आपसे ए 10 पॉइंट पे पूछा जाता है, रीज़न फॉर अपडेटिंग योर इनकम। बेसिकली आप अपनी जो आईटीआर यू है, उसे आप क्यों फाइल कर रहे हैं? अब इसमें आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, आपने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं की हुई है। सेकंड ऑप्शन होता है कि आपने रिटर्न फाइल की हुई थी लेकिन इनकम आपने प्रॉपर्ली नहीं दिखाई थी। तीसरा है रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम में आपने इनकम डाल दी थी। चौथा है रिडक्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, पहले आपने ज़्यादा लॉस को कैरी ओवर कर लिया था। रिडक्शन ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या फिर रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन होता है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, आपका अगर रिटर्न पहले नहीं फाइल है, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और नीचे के जितने भी ऑप्शन होते हैं, ये सारे ऑप्शन हमेशा तब चूज़ करे जा सकते हैं जब आपकी पहली रिटर्न फाइल हो रखी होती है। यानी कि आप अपनी रिटर्न पहले फाइल कर चुके हैं और आईटीआर यू के थ्रू आप उसको रिवाइज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ़ तभी आपके नीचे वाले ऑप्शंस चूज़ किए जाएँगे। अगर आपकी रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल हो रही है, तो हमेशा आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, वो है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस आपके लिए रेलेवेंट बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन रिटर्न अगर पहले फाइल है, तो उसकी डिटेल आप देंगे। तो हमारे केस में हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, क्योंकि हमारी पहले से कोई रिटर्न फाइल नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड? यानी कि आप ये जो अपनी आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं, उसका उसे आप कब फाइल कर रहे हैं? बेसिकली इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आपकी जो आईटीआर यू की फाइलिंग है, वो आप कर रहे हैं अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और दूसरा है कि 12 से 24 महीने के बीच में आप अपनी आईटीआर यू फाइलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली इन्हीं 2 ऑप्शंस के बेसिस पे आपका जो पेनल्टी का अमाउंट होता है, उसको डिसाइड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ये 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं। अगर आपकी रिटर्न आप असेसमेंट ईयर एंड होने के 12 महीने के अंदर-अंदर फाइल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर 25% का पेनल्टी लगता है। अगर ये 12 से 24 महीने में आप फाइल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर 50% की पेनल्टी लगती है। तो हमारे केस में हमारा करंट असेसमेंट ईयर का रिटर्न है, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और इसके बाद यहाँ पे और कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी होती है। तो ये पेज हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद जाएँगे नेक्स्ट टैब में, जो कि है शेड्यूल बीपी। शेड्यूल बीपी में यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना होता है आपका नेम ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस कोड और डिस्क्रिप्शन। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है।
बेसिकली जब आप ITR 4 फाइल कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब होता है कि आप अपनी बिज़नेस चला रहे होते हैं और बिज़नेस का जो भी आपका नाम वगैरह होता है, जो भी उसका बिज़नेस कोड होता है, आप यहाँ पे आपको जो ड्रॉप डाउन मिलेगा और इनमें से जो भी ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये डिटेल्स पहले ही सेलेक्ट कर रखी हैं और इसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट E1 में बताना होता है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको बताना होता है प्रिजम्प्टिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे। अब यहाँ पे जितना भी आपका टर्नओवर होता है, यानी एक साल में आपने जितना आपने सेल करी होती है, चाहे आपकी बिजनेस से या सर्विसेज से, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। अब ग्रॉस रिसीट या ग्रॉस टर्नओवर में भी आपके दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है थ्रू अकाउंट पे चेक या कोई बैंकिंग मोड से, यूपीआई वगैरह से आप पेमेंट रिसीव करते हैं, तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे डिटेल्स एंटर करना है। और दूसरा होता है अगर आप कैश वगैरह के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं, तो आपको एनी अदर मोड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको वैल्यूज फीड करनी है। अगर आपका बैंकिंग मोड से आपका ट्रांजैक्शंस होता है, तो उसका आपको मिनिमम 6% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। 6% से हायर हो सकता है, लेकिन उसके नीचे आप प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फर्स्ट वाले बॉक्स में 1 लाख रुपए क्लेम किया कि आप 1 लाख रुपए आपने रिसीव करा है थ्रू बैंकिंग मोड्स, तो मिनिमम आपको 6,000 रुपीज प्रॉफिट डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। अगर आपका कैश वाला जो रिसीविंग्स है, उसका आपको मिनिमम 8% या हायर का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 लाख रुपए की रिसीविंग है पूरे ईयर में थ्रू कैश मोड, तो आपको कम से कम 8,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज को एंटर कर दिया है। और इसके अलावा अगर आपका कुछ कोई प्रोफेशन वगैरह में भी आप इन्वॉल्व हैं, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे सेक्शन 44 AD में इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर गुड्स कैरियर्स बिजनेस है, तो 44 AE इसकी भी डिटेल वगैरह आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ बिजनेस है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी फीड कर ली है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे आपको फीड करना होता है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर आपके अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होते हैं, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स फीड कर सकते हैं कि आपका कितना कैपिटल है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये सारी फिगर्स आप भर सकते हैं। ऑल्दो ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को आप चाहें तो जीरो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके बैलेंस विद बैंक या फिर कैश इन हैंड, ये रिकॉर्ड्स आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल होते हैं, बिकॉज आपके पास बैंक स्टेटमेंट होती है और कैश का आप जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ईयर एंड पे, आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे फीड कर सकते हैं। ऑल्दो ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती, अगर आपके पास ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप सारी वैल्यूज को जीरो करके फीड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी फिगर्स अवेलेबल है, उसको हम यहाँ पे फीड करेंगे और उसके बाद हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने शेड्यूल बीपी को कंप्लीटली फिल कर लिया है और इसके बाद अब हम वापस से जाएंगे इनकम डिटेल्स वाले टैब पे, जो कि फर्स्ट शेड्यूल है। और यहाँ पे आप देखेंगे, जिसकी मैं बात आपसे बता रहा था शुरू में, कि आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री फिल्ड होके आ चुका है। तो अब यहाँ पे आपका शेड्यूल बीपी के अलावा और किसी भी टाइप का इनकम है, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा अगर आपकी सैलरी इनकम है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे भर देंगे। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की कुछ इनकम है, तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। और अदर सोर्सेज से कुछ इनकम है, तो उनकी डिटेल आप यहाँ भरते चलेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को ब्लैंक छोड़ देंगे। और इसके बाद यहाँ पे डिडक्शंस की डिटेल, अगर आपका कुछ डिडक्शंस हैं, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। अदरवाइज सारी वैल्यूज यहाँ पे, तो इन सारी वैल्यूज को हम 0 0 फीड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इनकम डिटेल्स वाले शेड्यूल में टोटल सारी इन्फॉर्मेशन भर ली है। तो हम इस पेज को वापस से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन दिखेगा। इस पे आप करेंगे क्लिक, जिसके बाद आपका जो भी टैक्स अमाउंट वगैरह होगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के बाद वापस से नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो अगर आपका जो भी लेट फीस वगैरह होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। हमारे केस में क्योंकि हमारी रिटर्न यहाँ पे ITR यू में फाइल हो रही है, इसके लिए हमें 1,000 रुपए का लेट फीस पे करना ही होगा। अब हमने इनकम डिटेल्स वाली शीट को प्रॉपरली फीड कर लिया है, तो इसके बाद हम जाएंगे शेड्यूल TDS की तरफ। शेड्यूल TDS में अगर आपका पहले से कोई TDS वगैरह कट रखा होता है, चाहे वो सैलरी इनकम पे हो या फिर अदर देन सैलरी पे हो, अगर आपका कुछ भी TDS रिडक्शन वगैरह हो रखा होता है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फीड करेंगे। अब हमारे केस में यहाँ पे कोई भी टाइप का TDS रिडक्शन एसएससी का नहीं है, इसलिए इस शीट पे हमें कुछ भी नहीं करना, इसको सिंपली हम वैलिडेट करेंगे और हम नेक्स्ट शीट की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट शीट है शेड्यूल IT, और इसमें बेसिकली अगर आपका कुछ टैक्स पेमेंट वगैरह आपने पहले कर रखा होता है, जैसे आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा है या फिर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह आपने पहले पे कर रखा हुआ है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पे हमें कोई डिटेल नहीं फीड करनी, कोई भी एडवांस टैक्स वगैरह का पेमेंट नहीं किया है एसएससी ने,
तो इसको भी हम वैलिडेट करेंगे और नेक्स्ट शीट की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट शीट में है टीसीएस डिटेल। यहाँ पे अगर आपका कुछ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हुआ होता है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे देंगे। अदरवाइज इसको आप सिंपली वैलिडेट करेंगे और नेक्स्ट शीट की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है पार्ट बी एटीआई। अब जितना कुछ भी आईटीआर यू में बेसिकली भरा जाता है, वो सब की डिटेल आपको फाइनली इस पे मैच करानी होती है। पार्ट बी एटीआई में सबसे पहले पॉइंट में आपको ये बताना होता है कि आपकी टोटल कितनी इनकम आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे केस में हमारी सिर्फ एक टाइप की इनकम है, जो कि है बिजनेस और प्रोफेशन से, जो है 4,90,870 रुपीज। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फीड कर देंगे। इसके अलावा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, ऐसी कोई भी इनकम हमारी नहीं है, तो ये सब कुछ 0 0 ही रहेगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पे जो अमाउंट पेबल है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब फिफ्थ पॉइंट पे आपसे ये पूछा जाता है अमाउंट पेबल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट वैलिड रिटर्न, यानी कि अगर आपने कोई पहले रिटर्न फाइल कर रखी है तो उसमें आपका जो भी अमाउंट पेबल वगैरह था, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फीड करनी है। अगर आपका रिफंड था तो उसकी वैल्यू आपको 6 1 पॉइंट में आपको फीड करनी है। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट रिटर्न है, इसलिए सारी वैल्यूज यहाँ पे 0 ही होंगी। इसके बाद सेवेंथ पॉइंट पे आपसे पूछा आता है फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब यहाँ पे 1,000 रुपए का हमारा जो लेट फीस है वो यहाँ पे प्री फिल्ड होके आ रहा है। इसके बाद एट्थ पॉइंट में रेगुलर असेसमेंट टैक्स अगर कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको 0 रहने देंगे। अब यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट है आप देख सकते हैं कि नेट अमाउंट पेबल जो है वो 1,000 रुपए का निकल के आ रहा है। और हमारा अब जो टैक्स ड्यू होगा, 13 पॉइंट पे आप देख सकते हैं जो फाइनल टैक्स ड्यू अमाउंट है वो 1,000 रुपीज का है। अब हम जाएंगे पोर्टल पे और इस 1,000 रुपए का हमें पेमेंट करना होगा, और जिस पेमेंट की डिटेल हम यहाँ पे 140 बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे पॉइंट 14 पे। तो अब मैं आपको वापस से ले चलता हूँ पोर्टल की तरफ, जिस पे हम टैक्स का पेमेंट करेंगे और चालान जनरेट करके चालान की डिटेल हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद गाइस सबसे पहले आपको चले जाना है ई फाइल ऑप्शन में। यहाँ पे आपको दिखेगा ई पे टैक्स का ऑप्शन, इस पे आप करेंगे क्लिक। अब ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू पेमेंट का ऑप्शन। न्यू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप ऑफ पेमेंट्स करने का ऑप्शन दिखता है। आप चाहे इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, इक्विलाइजेशन लेवी का पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस का पेमेंट कर रहे होते हैं, सब कुछ पेमेंट अब न्यू पोर्टल पे इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो हमारे केस में हमें इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर बताना होता है कि कौन सा असेसमेंट ईयर आपका है। तो हमारा असेसमेंट ईयर 22-23, तो हम 22-23 को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट, जो आप लेट फीस का पेमेंट कर रहे हैं, उसका भी टाइप ऑफ पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी कि 300 ही होगा। तो आप 300 को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपकी पेमेंट का सेग्रीगेशन देना होता है कि आप किस हेड में आप पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप लेट फीस का पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट वाले बॉक्स में यानी कि अदर्स वाले में 1,000 रुपीज एंटर कर देना है और इसके बाद आप इसे करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट दिखाए जाएंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेड, बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी या पेमेंट गेटवे। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपका नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू आपको पेमेंट करना है तो रेलिवेंट बैंक यहाँ पे आप चूज करेंगे और नेट बैंकिंग के लिए प्रोसीड करेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करेंगे। जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। पेड बैंक काउंटर, आप फिजिकल चालान भी यहाँ से बना सकते हैं, जिसके बाद आप बैंक के काउंटर पे जा करके आप डायरेक्टली बैंक में पेमेंट कर सकते हैं। आरटीजीएस, एनईएफटी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और लास्ट ऑप्शन होता है सबसे इंटरेस्टिंग, पेमेंट गेटवे का। अगर आपका कोई नेट बैंकिंग है जो कि इन बैंक्स में से किसी और बैंक का है, तो आप या तो आप अदर बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर तो आप पेमेंट गेटवे पे डायरेक्टली आए और इनमें से तीन में से कोई भी आप पेमेंट गेटवे चूज करेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली अगर आपको कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है या फिर इवन आपको यूपीआई से पेमेंट करना है, तो भी आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब ये पेमेंट गेटवे बेसिकली ये बैंक्स नहीं होते, ये गेटवे होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका यूपीआई अगर कैनरा बैंक का होगा तो ही आप कैनरा बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक गेटवे प्रोवाइडर है। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आपका कोई सा भी यूपीआई हो या फिर कोई सा भी डेबिट कार्ड हो, आप इन तीन में से कोई सा भी पेमेंट गेटवे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ फेडरल बैंक का पेमेंट गेटवे और इसको सेलेक्ट करके मैं करूँगा कंटिन्यू।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आपको एक बार सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है कि आपका सही असेसमेंट ईयर है, सही फाइनेंशियल ईयर है, और ये सारा कुछ चेक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे और इंस्ट्रक्शंस को अग्री करेंगे, इसको सबमिट टू द बैंक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लीव पे क्लिक करेंगे। अब ये आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिखेंगे। आप कार्ड चूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट चेकआउट चूज़ कर सकते हैं, कोई अदर बैंक का नेट बैंकिंग है तो भी आप इसे यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे यूपीआई। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं यूपीआई को। जैसे ही आप यूपीआई को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको आपका यूपीआई आईडी डालना होता है। यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पे आप करेंगे क्लिक वेरीफाई पे। यूपीआई आईडी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको आपका नाम दिख जाएगा, व्हिच मीन्स आपका यूपीआई परफेक्टली करेक्ट है। इसके बाद आप करेंगे पे पे क्लिक। अब पे पे क्लिक करने के बाद जिस किसी भी पर्टिकुलर ऐप का आपने यूपीआई आईडी चूज करा है, उस आपको ऐप को ओपन करना है, और उस ऐप पे आपको एक नोटिफिकेशन फ्लैश होगा जिस पे आपको क्लिक करके अपने यूपीआई ऐप के ऊपर आप पेमेंट कंफर्म करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पेज ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा और आपका चालान जनरेट हो जाएगा। तो अब ये जो यूपीआई आईडी है हमारा जीपे का है, तो जीपे पे हम चलेंगे और इसके बाद इसकी पेमेंट हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा यहाँ पे जीपे पे पेमेंट सक्सेसफुल होता है, हमारा पेज वापस से रीलोड होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, यानी कि हमारा टैक्स का पेमेंट प्रॉपर्ली हो चुका है। तो यहाँ पे डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप करेंगे क्लिक और आपका चालान की कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। तो ये है गाइज हमारा चालान, जिसकी डिटेल्स हमारे को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डालनी होती है। इस चालान को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको बीएसआर कोड, चालान नंबर और आपका टेंडर डेट यानी डेट ऑफ पेमेंट वगैरह दिख जाएगा। अब वापस से चलेंगे हम अपनी एक्सेल यूटिलिटी की तरफ। तो यहाँ पे आपको 14 पॉइंट में आपकी जो अभी अभी हमने चालान का पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स हमारे को डालनी होगी। तो बीएसआर कोड में आप देख सकते हैं ये रहा बीएसआर कोड, ये है चालान नंबर और ये टेंडर डेट। तो इन सारी डिटेल्स को हम यहाँ पे फीड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी चालान की डिटेल एंटर कर दी है। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं, चालान का जो सीरियल नंबर होता है अगर उसमें आगे में आपका 00 होता है, तो जैसे ही आप इसको पूरा फीड करके एंटर करेंगे तो 00 हट जाता है। इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका चालान नंबर एक्चुअल चालान नंबर 947 ही है। ये 00 बाय डिफ़ॉल्ट हट जाता है, लेकिन उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका पेमेंट फिर भी एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी चालान की डिटेल भी एंटर कर दी है। अब आप देख सकते हैं 12th पॉइंट पे टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140 बी, ये भी 1000 का हो चुका है, और टैक्स ड्यू जो कि 13 पॉइंट में आ रहा था पहले 1000 रुपीज़, अब वो 0 हो चुका है। तो जभी भी आप अपनी रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जो फाइनल टैक्स ड्यू का अमाउंट होता है वो हमेशा 0 होना चाहिए, और तभी आप जाकर के आपका जेसन फाइल या एक्सएमएल फाइल वगैरह जनरेट होगा, जिसको आपको पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर ली है। तो इसके बाद हम जाएँगे नेक्स्ट शीट की तरफ, जो कि है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन का। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बेसिकली आपका जो आपको एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक कर लेनी होती है। वेरिफिकेशन में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन फ़िल्ड होनी चाहिए, आपका नेम, प्लेस, पैन नंबर वगैरह ये सब कुछ फ़िल्ड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सारी डिटेल ये प्री-फ़िल कर रखी हैं। तो यहाँ पे हमें और कुछ भी नहीं फ़ीड करना, इसको हम सिंपली वैलिडेट कर लेंगे और इसको हम नेक्स्ट शीट की तरफ जाएँगे, जो कि है शीट 80D। अगर आपका 80D में कुछ डिडक्शन होता है तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डालनी होती है। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा 80D का कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो हम नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है उसको एज़ इट इज़ रहने देंगे, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं फ़ीड करना। इसको हम सिंपली वैलिडेट करेंगे और इसको ओके कर लेंगे। इसके बाद लास्ट शीट आता है शेड्यूल 80G। अब 80G में अगर आपका कोई डोनेशन वगैरह आपने दे रखा होता है, जैसे पीएम केयर फंड में या फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, या फिर कोई और स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है, तो उनको अगर आपने डोनेशन दे रखा होता है तो उसकी रिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ भी डिटेल नहीं है, तो इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे ब्लैंक, और इसको करेंगे वैलिडेट और इसको ओके करके सेव कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे वन बाय वन करके सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर ली है हर एक टैब पे। तो अब ये हमारा फॉर्म हो चुका है कंप्लीट। वापस से आएंगे इनकम डिटेल्स वाले टैब पे, और यहाँ पे हम सबसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे। तो अब हम करने वाले हैं फाइनली जनरेट जेसन पे क्लिक। लेकिन जनरेट जेसन पे क्लिक करने के पहले आपको वापस से कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना होगा।
ताकि आपका जो फाइनल टैक्स अमाउंट है वो सब कुछ मैच हो जाए। आप वापस से इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी फिर से मैच करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे पार्ट बी एटीआई पे जा करके कि आपका कुछ भी टैक्स ड्यू नहीं होना चाहिए। ये एक बार करने के बाद तो अब हम करेंगे फाइनली जनरेट जेसन पे क्लिक और अपनी जेसन फाइल को हम जनरेट करने वाले हैं। तो जनरेट जेसन पे क्लिक करने के बाद गाइज अगर आपके फाइल में कोई भी एरर नहीं होती है तो आपका जेसन फाइल जनरेट हो जाता है और आपको इस तरीके का मैसेज आता है कि आपका जेसन फाइल इस पाथ में सेव हो गया है और अब इस वाली जेसन फाइल को हमारे को अपलोड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो वापस से मैं आपको ले चलता हूँ ई फाइलिंग पोर्टल पे। ई फाइलिंग पोर्टल पे आने के बाद गाइज यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है फाइल नाउ पे। अगर आपका लास्ट ईयर्स का रिटर्न है तो आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। इस पे आप करेंगे क्लिक और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको चूज करना होगा असेसमेंट ईयर कि कौन से असेसमेंट ईयर आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं। हमारे केस में ये 2022-23 है यानी करंट असेसमेंट ईयर। इस पे करेंगे सेलेक्ट। फाइलिंग टाइप जो होगा इसमें आप चूज करेंगे 139(8)(a यानी कि अपडेटेड रिटर्न। ये ऑप्शन आप चूज करेंगे। आई यू ऑडिटेड अंडर 44(a)(b और पॉलिटिकल पार्टी, तो ऐसा कुछ नहीं है तो इसको हम नो करेंगे। और इसके बाद फॉर्म टाइप आपको चूज करना है ITR4 और यहाँ पे इसको करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अटैच करनी है वो वाली जेसन फाइल जो हमने अभी अभी जनरेट करी है, तो इस फाइल को हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइस फाइनली हमने अपनी जेसन फाइल अटैच कर दी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है और किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं आया है। अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का एरर आता है तो यहाँ पे आपको नीचे उस एरर का रेजोल्यूशन, उस एरर का डिस्क्रिप्शन दिख जाता है, तो आप उसको करेक्ट करेंगे और वापस से यहाँ पे फाइल अटैच करेंगे। तो हमारे केस में किसी भी तरीके का कोई भी एरर हमारी फाइल में नहीं है। तो अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपनी रिटर्न को करेंगे वेरीफाई। जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन थ्रू आधार ओटीपी, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको आप करेंगे कंटिन्यू और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप आधार के थ्रू या फिर बैंक ईवीसी वगैरह के थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार ओटीपी के थ्रू अपने रिटर्न को वेरीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, इसको करेंगे हम कंटिन्यू और आई एग्री टू वैलिडेट एंड जनरेट आधार ओटीपी। अब यहाँ पे हम अपनी आधार ओटीपी को एंटर करेंगे और इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न के लिए पूछा जाएगा, जिसके बाद आपकी रिटर्न फाइनली सबमिट हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम फाइनली करने वाले हैं सबमिट पे क्लिक और यहाँ पे गाइज फाइनली हमारी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड और वेरीफाइड हो चुकी है। तो ये था गाइज कंप्लीट प्रोसेस कि आप अपनी ITR4 फॉर करंट असेसमेंट ईयर 22-23 या फिर लास्ट असेसमेंट ईयर्स के लिए आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। मैंने शुरू से लेकर के आपका कंप्लीट प्रोसेस इंक्लूडिंग टैक्स पेमेंट वगैरह किस तरीके से करना है, इन सारे प्रोसेस को मैंने इंक्लूड कर लिया है। आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए चैनल को अगर अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारी यूजफुल और बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। सो आई रियली विश कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।